दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक बाय नारायण सोलंकी में। हम आपके लिए लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न और उनकी हिस्ट्री। तो अब बात करेंगे, ये जो वीडियो है वो टेंथ क्लास एसआई, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस और एसएससी जीडी और ग्रुप डी आदि के लिए अच्छी होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और 10वीं क्लास वाले भाई तो ज़रूर से ज़रूर देखें। ये 10वीं क्लास राजस्थान बोर्ड अजमेर की 10th क्लास की सामाजिक ज्ञान की बुक से बनाए गए नोट्स हैं और ये पहला अध्याय है जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की अगर बात करें तो इसका जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। और इसमें जो शासक हुए वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, संप्रति और अंतिम दशरथ, और अंतिम शासक था बैद्रथ की हत्या वर्धन पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो शुंग वंश का संस्थापक था। किसकी? बैद्रथ की। अब बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। इन्होंने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देख लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई और कब हुई। तो मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित 326 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था। कब? 326 ईसा पूर्व, जबकि मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। तो 326 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था, जबकि नंद वंश का जो प्रथम शासक था यानी कि संस्थापक था वो था महापद्मनंद, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो 326 ईसा पूर्व में मगध में शासन करता था। उस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से भयभीत था। किससे भयभीत था? सिकंदर से। और जो वहाँ की प्रजा है मगध की, वो अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी, क्योंकि जो घनानंद था वो काम वासना में लिप्त रहता था, उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं था। और वहाँ उसने कर भार भी अधिक लगा रखे थे, जिससे वहाँ की प्रजा घनानंद से असंतुष्ट थी। और इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से रक्षा करे और राज्य को एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन करे। फिर बाद में क्या होता है कि भारत के राजनीतिक नवमंडल पर एक कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य, ये तीनों नाम एक ही हैं। कौटिल्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो या चाणक्य कह दो। तो इसका एक शिष्य था चंद्रगुप्त। ठीक है, इस चंद्रगुप्त मौर्य। तो विष्णुगुप्त, चाणक्य अथवा कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लिया और इसे अस्त्र शस्त्र और उसके बाद अनेकों मतलब विद्याओं का ज्ञान दिया और इसे मतलब एक तरह से परिपूर्ण बना दिया। और उसके बाद इनके प्रयासों से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। घनानंद की एक पुत्री थी, उसका नाम था दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। इसलिए कर लिया कि बेचारी अकेली है, ये कहाँ जाएगी, चलो ठीक है अपने पास रह आएगी। तो नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, उसकी पुत्री थी दुर्धरा, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? तो 25 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो ये सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसको पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने संधि कर ली। इस संधि के तहत निकेटर ने चंद्रगुप्त को पूर्वी अफगानिस्तान दिया, बलूचिस्तान दिया और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे देता बदले में। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर क्या देता है? पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को क्या देता है? 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक दरबारी रहता था, उसका नाम था मेगास्थनीज, जो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था जिसे। और इसी संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और यह विश्व की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शादी थी, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेज हेलेना की, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? हेलेना। जबकि हमने पढ़ा कि नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा, उससे भी विवाह किया था। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से भी विवाह किया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के दरबार में, मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, बलूचिस्तान, गंगा यमुना का मैदान, बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, विंध्य और कश्मीर का भूभाग सम्मिलित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, बलूचिस्तान, गंगा यमुना का मैदान, बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, विंध्य और कश्मीर का भूभाग सम्मिलित था। और एक तमिल ग्रंथ है एहनानुरू और मुर्नानुरू। अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रंथ के अनुसार दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था? तो एक तमिल ग्रंथ है, उसका नाम है एहनानुरू और मुर्नानुरू। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। और जब ये बुढ़ापे में थे, तो यानी कि वृद्धावस्था में जब थे ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन धर्म का एक भिक्षुक था भद्रबाहु, जिससे जैन धर्म की दीक्षा ली। और 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, उसमें संथारा या उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो मौर्य वंश का जो शासन काल था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। हमने उसमें पढ़ा था कि 326 ईसा पूर्व में मगध का शासक जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को उसने पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य था। और उसके बाद घनानंद को पराजित कर उसकी पुत्री दुर्धरा से उसने विवाह किया। 305 ईसा पूर्व में उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र दिया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बदले में 500 हाथी दिए। इसी संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था। जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह था वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। उसके बाद अपना एक राजदूत था मेगास्थनीज, जिसे अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक थी, उसका नाम था इंडिका पुस्तक की रचना की थी। किसने? मेगास्थनीज। अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? तो मेगास्थनीज। जिसने किसकी रचना की? तो उसने रचना की थी इंडिका पुस्तक की। उसके बाद चंद्रगुप्त, अब बात करते हैं आगे कि चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र थे। तो काबुल था, कंधार था, हेरात था, मकरान था, गंगा यमुना का मैदान था, गुजरात, पंजाब, बिहार, बंगाल, बलूचिस्तान, विंध्य और कश्मीर का भूभाग सम्मिलित था। उसके बाद इन्होंने तमिल ग्रंथ एहनानुरू और मुर्नानुरू के अनुसार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। और वृद्धावस्था में इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। और 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इन्होंने संथारा या उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। और इन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों,
आज हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हम बिंदुसार, अशोक, ऐसे क्रम से पढ़ते जाएंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।